नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करेंगे। यदि आप प्रवक्ता या सहायक प्राध्यापक परीक्षा में लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हो गए हैं और आपको साक्षात्कार की तैयारी करना है, तो आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पहली बार किसी इंटरव्यू या साक्षात्कार में जा रहे हैं। ऑलरेडी जो पहले जा चुके होंगे उनके पास एक अनुभव होगा कि आखिरकार साक्षात्कार में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार साक्षात्कार में जाते हैं उनके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, डर। सामान्य तौर पर साक्षात्कार को लेकर हमने देखा है कि कुछ परीक्षाओं में फॉर्म भरा जाता है और उसमें पूरा डिटेल दिया जाता है और यहाँ तक कि हॉबी इत्यादि के बारे में भी दिया जाता है। लेकिन जो अनुभव रहा है कि प्रवक्ता या सहायक प्राध्यापक परीक्षाओं में सीधे आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको कोई पर्ची या फिर नंबर स्लिप आपको दिया जाता है कि आपकी बारी कब आएगी और सीधे फिर इंटरव्यू कक्ष में आप पहुंच जाते हैं। तो हमें उसी तरीके से तैयारी करके जाना है कि अगर सीधे इंटरव्यू कक्ष में पहुंचें तो फिर वहां कैसा प्रदर्शन करें, क्योंकि आप पहले ही लिखित परीक्षाओं को दे चुके हैं और उसमें अच्छा प्रदर्शन है। कम से कम 3 से 5 गुना विद्यार्थियों में आप आ चुके हैं। अब बारी आपकी है कि आप एक सीट सुरक्षित करें। खासतौर से जब हम प्रवक्ता और सहायक प्राध्यापक परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर हर अभ्यर्थी का यही उद्देश्य होता है कि हमने 3 से 5 गुने में अपने को रख लिया, लेकिन अब चयनित पीडीएफ में हमारा नाम आना चाहिए और यही जद्दोजहद होती है। सभी लोग आप महसूस करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या फिर जहां पर आप वेटिंग हॉल में बैठे होते हैं वहां पर इसी तरीके की चर्चा चलती रहती है। तो हम पहले भी साक्षात्कार को लेकर आप सभी से चर्चा किए हुए हैं। दोबारा से हम बातचीत करेंगे जिसमें हमारा कोई न कोई अनुभव भी जुड़ा रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने डर को निकालते हुए हम देखते हैं कि आखिरकार साक्षात्कार का सामान्य अर्थ क्या है, मतलब क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें अपने दिमाग में रखना है कि हम पहले ही लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद यहाँ तक पहुंचे, यानी कि साक्षात्कार का मौका मिला है। साक्षात्कार का सामान्य अर्थ यही है कि किसी व्यक्ति से आमने सामने मिलकर उसके ज्ञान, व्यक्तित्व, योग्यता, अनुभव, व्यवहार, कार्य क्षमता का मूल्यांकन करना। सामान्य अर्थ तो ये हुआ, लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें तो किसी व्यक्ति नहीं बल्कि जो इंटरव्यू कक्ष होगा उसमें आप देखेंगे कि कम से कम 3 से 4 व्यक्ति बैठे होंगे। फिर आपको मौका दिया जाएगा, आप जाएंगे और फिर आपसे बातचीत होगी। बातचीत कैसे होगी? आमने सामने बातचीत होगी। जिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपने करवाया था उसकी एक कॉपी इन सदस्यों के पास होगी, जिसको कि एक पूरा नाम दिया जाता है, बोर्ड। किसी एक व्यक्ति के नाम से वो बोर्ड चलता है, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 सदस्य होते हैं और फिर आमने सामने आपकी बातचीत होगी। यहाँ पर बताया कि बातचीत के दौरान क्या देखने का प्रयास किया जाता है कि आपका ज्ञान कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके उठने बैठने बातचीत करने का तरीका कैसा है, योग्यता कैसी है, क्योंकि आपने अपनी योग्यता को पहले ही बता दिया है कि हमने लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां से आपके ज्ञान का भी पता चल रहा है, आपकी योग्यता का भी पता चल रहा है। हो सकता है कि आप एक से अधिक बार इस साक्षात्कार में आ रहे हो, तो ये आपका अनुभव रहा है। बातचीत में ही आप इस चीज को बता सकते हैं कि हमने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, ये आपका अनुभव रहा। व्यवहार में कि किस तरीके से आप अपना उत्तर दे रहे हैं। अगर कठिन सवाल है तो कैसे उनको आप डक कर दे रहे हैं या फिर देने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो कैसे आप
विनम्रता के साथ उसको टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और फिर जिस पद के लिए आप गए हुए हैं, अगर मेंबर बोर्ड ने कोई आपको आदेश दिया कि आप खड़े होकर पढ़ाइए, या फिर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी लगा हुआ है, या डिजिटल बोर्ड, जिस तरीके का वो आयोग होगा, इंटरव्यू कक्ष होगा, वो सब आपको वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक मॉक ड्रिल टाइप का आपको करना पड़ेगा, अभ्यास करके जाना पड़ेगा। तो जैसा कुछ है, आप अपनी कार्य क्षमता को प्रस्तुत करेंगे, चीजों को बताएंगे। तो सामान्य यही है, आपको अपने अंदर से डर निकाल देना है कि इंटरव्यू में क्या मेरे साथ होगा। बस सामान्य रूप से बातचीत होगी कि ऐसे विद्यार्थी जो प्री एग्जाम क्वालिफाई किए या लिखित परीक्षा क्वालिफाई किए, अब उनसे आमने सामने बैठकर प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने के सिलसिले को ही हम साक्षात्कार कहते हैं। वर्तमान समय में आप देखते होंगे बहुत सारे पॉडकास्ट चलते हैं। नॉर्मली इसमें लोग खुलकर अपनी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का मूल्यांकन नहीं होता है। हमें डर किस चीज का है कि पता नहीं हम कुछ गलत बोल देंगे या फिर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारा अंक कट जाएगा, यही डर है। अगर बता दिया जाए कि इंटरव्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन कर लिया जाएगा, इंटरव्यू तो केवल आपको देखने के लिए या फिर आपसे बातचीत करने के लिए लिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आप खुलकर बातचीत करेंगे। लेकिन आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है, दबाव होता है कि आपको लगता है कि बैठने के लिए तो मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, 3-4 लोगों से बातचीत कर रहा हूं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मूल्यांकन चल रहा है, और इसी दबाव में आपका इंटरव्यू प्रभावित होता है। आप बेस्ट परफॉर्मेंस के प्रयास में कई बार गलतियां कर देते हैं, कई बार आप आवश्यकता से अधिक डिफेंसिव मोड में भी आ जाते हैं। तो सामान्य रूप से आप समझ गए होंगे, और आपके अंदर का जो डर है वो भी निकल रहा होगा कि जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करके 3 से 5 गुना में आ गया है, अब वो बातचीत भी आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? खासतौर से नियुक्ति प्रक्रिया वाली परीक्षाओं में, जो नौकरी वाली परीक्षाएं होती हैं, उद्देश्य यही है कि जो अभ्यर्थी है विषय ज्ञान कैसा है। तो विषय ज्ञान को लेकर जो रिटेन एग्जाम हुआ है, ऑलरेडी इसमें आपने साबित कर दिया है कि मैं पढ़ने में ठीक हूं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, बस वही आपका व्यवहार, आपके उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका, संप्रेषण कौशल, यानी कि आप जब बातें कह रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसको समझ पा रहा है, उसको समझने के बाद आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और फिर आप उसका जवाब दे रहे हैं, फिर उसमें से कोई प्रश्न बन रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप अपना उत्तर देना शुरू करेंगे, फिर उसी उत्तर में से एक नया क्वेश्चन बनेगा, फिर उत्तर देंगे, फिर एक नया क्वेश्चन बनेगा। यानी कि साक्षात्कार में कोई बोले कि फलां की किताब पढ़ लीजिए, फलां की वीडियो देख लीजिए, तो कॉन्फिडेंस के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन असली जो आईक्यू लेवल का प्रयोग करना है, जहां पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर परिस्थितियां कैसी हैं, आपसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप कैसे उनके जवाब दे रहे हैं, फिर उन जवाबों में से कैसे सवाल बन रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पहले से अभ्यास करके जाना पड़ेगा कि मैं फला चीज कहूंगा तो फला प्रश्न बन सकता है, फिर उसका मैं उत्तर दूंगा तो फला प्रश्न बन सकता है। ये थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और आपके अंदर एक इतनी क्षमता का विकास करना पड़ेगा कि आपको पता हो जाए कि इसका जवाब मैंने ये दिया है, तो सामने वाले जो भी मेंबर्स हैं ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसे ही वो पूछेंगे तो आपको, क्योंकि पहले से ही पता है, तो आपको लगेगा कि हाँ, फिर आप बता देंगे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर इसमें सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास का मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है कि आप इस पद के लिए कितना विश्वसनीय है, या फिर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप इस पद को लेकर कितना समर्पित हैं। ये सारी चीजें आपको देखना है। निर्णय क्षमता पद के लिए उपयुक्त है, ये सब बस पॉइंट के रूप में ही है। विषय ज्ञान को लेकर, चूंकि आपने लिखित परीक्षा पास कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप को जानकारी है। मान लीजिए आपसे 10 क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप 8 क्वेश्चन भी बता दिए उसके उत्तर को, या फिर 7 भी बताए तो भी अच्छा माना जाएगा। 2-3 न बताने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको
आपके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए होता है कि आप आक्रोशित हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप दबाव महसूस कर रहे हैं, आपके ऊपर मनोविज्ञान हावी हो रहा है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। मुझे याद है कि मैं एक इंटरव्यू में गया हुआ था, मुझसे सवाल पूछा गया कि प्रेमचंद पूर्व 10 राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कहानियों का नाम बताइए। आप चूंकि इसका कोई उत्तर है ही नहीं, एक दो का कोई पूछता तो मैं बता देता, लेकिन 10 पूछा गया तो इसका मतलब यही है कि वो मेरे अंदर जो धैर्य है, जो प्रश्न को टैकल करने का हमारे पास अनुभव है, कैसे मैं कर सकता हूं। चूंकि जो पूछने वाला एक्सपर्ट था, अगर उनसे भी पूछा जाए तो वो 10 कहानियों का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि ये पूछने का पैटर्न होता है कि 5 आलोचकों का नाम बताइए, 5 कहानीकारों का नाम बताइए, 5 निबंधकारों का नाम बताइए, 5 राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कहानियों का नाम बताइए। ये सब टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इससे भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं। आप इसको बहुत ही सलीके से बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर आप देने का ही प्रयास करें। अगर देने का प्रयास करेंगे तो फिर उसमें से नया प्रश्न होगा, और अगर गलत आप देते हैं उत्तर तो फिर वहां पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इन 2 बिंदुओं को पहले समझाने का प्रयास किया कि आपके अंदर इंटरव्यू को लेकर जो डर है उसको आपको खत्म करना है। ये मानकर चलना है कि विषय का ज्ञान है मुझे, मैं अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाऊंगा, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास है कि मैं अपनी सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डर आपको खत्म करना है। आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? आत्मविश्वास 1-2 दिन में नहीं बढ़ता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो कुछ बिंदु हैं जिनको कि हम आपके सामने रखेंगे, आपको ध्यान रखना है, और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये सभी बिंदु एक तरीके से इंटरव्यू को लेकर अनुमानित है कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और कई बार हमने अनुभव भी किया है, क्योंकि हमने भी कई इंटरव्यू को फेस किया हुआ है, तो हमने महसूस किया है कि इन बिंदुओं को इंटरव्यू से पहले तैयार करके जाना चाहिए। जैसे आपका नाम है तो उस नाम का अर्थ क्या है, फिर उस नाम से जुड़ी हुई कोई घटना या स्थान, या उस नाम का कोई प्रभाव, या फिर जो आपका नाम पड़ा हुआ है वो किसी से प्रभावित है। आपके नाम का पर्यायवाची क्या है, कम से कम 4 से 5 पर्यायवाची अपने नामों का आप जरूर ध्यान में रखिए। और फिर अपने नाम का विलोम क्या है, क्योंकि जिस इंटरव्यू में आप जा रहे हैं वहां पर कोई भी मेंबर, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपका परिचित नहीं है, आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है। तो मुलाकात जब होती है तो पहले परिचय से ही होती है। आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। अगर नाम यूनिक ढंग का है, जैसे मैं दूर नहीं जाऊंगा, अपने नाम को ही यहीं पर उदाहरण के तौर पर रखता हूं, बाकी आप सभी भी अपने नामों को यहां पर रखिए। फिर अपने नाम का अर्थ क्या है, अपने अपने नाम का आप अर्थ ध्यान में रखिए। जैसे मुझसे इंटरव्यू में कई बार पूछा गया कि रजनीश का अर्थ क्या होता है, मैंने बतलाया कि चंद्रमा होता है। रजनीश जो शब्द है ये क्या किसी घटना या स्थान से जुड़ा हुआ है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या प्रभावित है? रजनीश से पहले एक व्यक्ति जिनको कि हम ओशो के नाम से जानते हैं, अक्सर इंटरव्यू इत्यादि में ओशो से जोड़कर सवाल पूछा जाता है। तो आपका भी नाम इसी तरीके से हो। जैसे मान लीजिए किसी के नाम में गाजीपुरी लगा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपने नाम में क्यों लगाया हुआ है। उम्मीद मैं करता हूं कि इस तरीके से नाम नहीं होंगे, लेकिन पहले जमाने में होते थे, फिराक गोरखपुरी, ठीक है, इलाहाबादी, ऐसे करके नाम होता है। मे भी आपका रहे, तो कम से कम पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। आपका नाम अगर प्रभावित है, मान लीजिए किसी का नाम सचिन है या कपिल देव, कपिल नाम है, तो बहुत सारे नाम अपने दौर के व्यक्तित्वों से प्रभावित रहते हैं। जैसे आप इस चीज को नहीं नकार पाएंगे कि सचिन मेरा मतलब कि मेरे पिताजी ने अपने मन से रख दिया है। हो सकता है कि आपके पिताजी माताजी सचिन से प्रभावित रहे। जैसे आप देखेंगे सन 2000 के बाद के जो बच्चे हुए हैं या फिर 2005 के बाद के, तो ज्यादातर के नाम विराट रखे जा रहे हैं, रोहित रखे जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा दौर है कि लोग प्रभावित रह रहे हैं। बाकी भी यूनिक टाइप के नाम रखे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप
अपने नाम का अर्थ एकदम से क्लियर कर रखिए, क्योंकि अगर नाम का अर्थ नहीं आप बता पाएंगे तो वहीं पर आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं विषय ज्ञान को रखकर क्या करूंगा कि जब अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता कर पाया। ठीक है, पर्यायवाची कम से कम 4-5 पर्यायवाची अपने नामों का आप खोज कर रखिए। जितने भी नाम होंगे आप लोगों के सार्थक ही होंगे, कुछ न कुछ इसके पर्यायवाची होंगे, और पर्यायवाची के साथ साथ विलोम भी ध्यान में रखना है। मान लीजिए किसी का नाम कोमल है, अब कोई बोल दिया तुरंत, एक्सपर्ट उन तीनों में से कोई एक बोल दिया कि कोमल जी आप अपने नाम का विलोम बताइए, तो पता चला आप दाएं बाएं देखना शुरू कर दिए कि अरे यार मैं तो पूरा व्याकरण पढ़ लिया था, अब क्या है। तो आप पहले से मेंटली, चूंकि ये छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में आप रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, और पहली बात कि आप अपने से शुरुआत करें कि मेरे नाम का मतलब क्या है, मेरे नाम से कोई किसी स्थान का या घटना का संबंध किससे प्रभावित होकर रखा गया, पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा कि हाँ अपने बारे में हमने ध्यान रखा है। आगे आपकी जन्म तिथि, मान लीजिए कोई एक्सपर्ट आपकी जन्म तिथि को लेकर ही सीरियस हो गया और पूछा, मान लीजिए आपका जन्म 1983 में हो गया, तो हो सकता है 1983 की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कुछ सवाल पूछ लिया जाए। खासतौर से एक तो है कि भारत पहली बार विश्व कप जीता था क्रिकेट का, या फिर किसी का जन्म 1999 में हुआ तो कारगिल युद्ध इत्यादि से पूछा जा सकता है, या फिर जो उदारीकरण का दौर आया 1991-92 तो पूछा जा सकता है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से थोड़ा देख कर जाइए कि वो किन घटनाओं उस वर्ष में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और विशेष क्या रहा। मान लीजिए जो बच्चे कभी आगे कोरोना काल में जिनका जन्म हुआ, अगर वो बोलेंगे कि मेरा जन्म 2020 में हुआ, 21 में हुआ, तो ये सवाल कोरोना से रिलेटेड उनसे बन सकता है। लेकिन जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो आप सभी का दौर वही 1980 के बाद का ही होगा। 1980 जब मैं कर रहा हूं तो ऐसे विद्यार्थी बहुत संघर्ष कर रहे होंगे। अनुमान लगा रहा हूं कि 1995 के बाद के विद्यार्थी ज्यादा इसमें होंगे। तो उस समय की घटनाओं को जरूर आप अपने दिमाग में एक बार रखिए। हो सकता है कि ये सवाल न भी पूछा जाए, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पता चला कि पूछ ही दिया कोई, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक, आगे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने नाम के बारे में, आप कब पैदा हुए उसके बारे में जान गए, पता, आपका घर कहाँ है, आप किस राज्य से हैं, किस जिले में हैं, किस गांव या शहर में रह रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि उन 3 मेंबर्स में से कोई ऐसा हो जिसका संबंध आपके एरिया से हो, आपके राज्य, उत्तर प्रदेश का अगर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, जहां के हम मतलब कॉमन चीजों को बतला रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके जिले से ही जुड़ा हुआ हो और आपके शहर से ही जुड़ा हुआ हो, क्योंकि कोई कितना भी हो, जैसे ही उसके एरिया के लोग दिखाई देते हैं उसके अंदर एक चमक पैदा होती है और वो उसी तरीके का प्रश्न पूछता है। तो कम से कम आप ध्यान रखिए कि आप अपने राज्य के बारे में, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक जो भी पृष्ठभूमियां हैं उनको एक नजर केवल सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से रखिए। सामान्य जानकारी, बहुत इसमें विशेष जानकारी नहीं रखना है। अगर मान लीजिए कोई राज्य से संबंधित सवाल पूछ दिया, अगर आपको नहीं जानकारी है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए इंटरव्यू के पहले तक कि सामान्य जानकारी आपको रहे। राज्य से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जिला के बारे में जानिए। आमतौर पर लोग राज्य के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं, अपने जिले के बारे में कम जानते हैं। आप जिला के बारे में जानिए कि वहां की समस्या क्या है, अगर समस्या है तो आप समाधान भी बता सकते हैं। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, वहां के कोई साहित्यकार हैं उनको लेकर, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, आपके जिले का इतिहास क्या रहा है, कोई लोकगीत, रीति रिवाज रही है उसको बताइए, या फिर आपके जिले की मुख्य पैदावार क्या रही है, या फिर कोई नदी इत्यादि है। एमपी एमएलए को कम ही पूछा जाता है क्योंकि राजनीतिक सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं। फिर भी आप 1 सेकंड के लिए याद रखिए,
कोई साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व के लिए आपका जिला जाना जाता है, उसको आपकी जो मातृभाषा रही उसकी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी इटावा का है, तो जाहिर सी बात है कि उसको देव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई विद्यार्थी बांदा का है, तो जाहिर सी बात है कि तुलसीदास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने तुलसीदास के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन किया, लेकिन एक्सपर्ट ने कहा कि तुलसीदास को तो सब जानते हैं, इनके अलावा बताइए, तो आप पद्माकर को ऑप्शन में रखिए। इसी से तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। इन्हीं सारी चीजों से, छोटी छोटी चीजों से आप तथ्यों को एकत्रित करके अपने मनोबल को बढ़ाएं। हो सकता है कि जितनी तैयारी आप करके गए हैं, कोई सवाल न पूछा जाए, आपसे बहुत ही अच्छे से बातचीत किया जाए और बोल दिया जाए कि हाँ ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। ऐसा भी इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन जिस डर को खत्म करना है, उसके लिए इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके गांव या शहर से जुड़े हुए अगर कोई साहित्यकार हैं, उनको कोई पुरस्कार मिला है, आज जितने विद्यार्थी जा रहे हैं सबके जिले के तो नहीं होंगे, लेकिन खास खास जगहों के हो सकते हैं, तो इसलिए आप अलर्ट रहिए। कम से कम इसी इंटरव्यू के बहाने आप अपने घर, राज्य, जिला, गांव, शहर इत्यादि को एक बार रिवाइज करें कि आप कितने लकी हैं कि इस जगह पर आपका जन्म हुआ और जो आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है। जैसे मैं आप सभी से बात करूं तो कई बार सवाल पूछा गया, क्योंकि हमारा घर गाजीपुर है और हम लोग कभी इलाहाबाद जाते हैं या वाराणसी जाते हैं, इंटरव्यू इत्यादि तो इलाहाबाद में ही होता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि गाजीपुर और वाराणसी को अलग करने वाली नदी का नाम बताइए, क्योंकि ये ट्रेन रूट पर है एकदम। मान लीजिए हम ट्रेन में खूब जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये नदी किन दो जिलों को अलग कर रही है। अगर मान लीजिए सवाल पूछा गया और आप बता दिए, तो इसका एक पॉजिटिव असर होगा कि आप केवल आते जाते नहीं है बल्कि ध्यान देते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी हमारे इलाके के होंगे वो जरूर उस नदी का नाम बता देंगे। ठीक है, मैंने इंडिकेट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से भी हो सकता है छोटी छोटी चीजों को, खासतौर से जैसे आपकी जो मातृभाषा, जैसे कोई विद्यार्थी अवधि का है, तो अवधि के साहित्यकारों के बारे में, अवधि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अवधि में वर्तमान समय में कौन कौन रचनाकार हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या आप भी कोई रचना कर्म करते हैं, तो उसको लेकर भी आप सजग रहेंगे तो सही रहेगा, वो आपके लिए सकारात्मक ही है। इसके बाद शैक्षणिक परिचय, चूंकि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसके पहले आपने बहुत सारे प्रमाण पत्रों को एकत्रित किया हुआ है और उनकी डिटेलिंग वहां पर मेंबर्स के पास है कि आपने 10वीं कब किया, 12वीं कब किया, कहां से किया। कोई मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के नाम पर आपका इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, तो उसके बारे में देख लीजिए। बीए आपने कहां से किया, उस विश्वविद्यालय की खासियत क्या रही है, एमए कहां से किया, उस विश्वविद्यालय की खासियत क्या रही, दोनों विश्वविद्यालयों में अंतर क्या रहा, इसको लेकर। अगर आपने बीएड किया है तो शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसको लेकर भी 2-4 पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो पीएचडी का जो शोध विषय है उसको एकदम से आपको क्लियर करके रखना है। अन्य अगर आपने एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, या फिर कोई आप काम करते हैं जिससे कि समाज में जागरूकता बढ़ती है, समाज सेवा के रूप में उसको देखा जा सकता है, तो इसको आप बढ़िया से ध्यान रखिए। और खासतौर से कोई अगर आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ाया हो और उसके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है एक सवाल कॉमन तरीके से पूछा जाता है कि प्रवक्ता या सहायक प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप प्रवक्ता के लिए जा रहे हैं तो उसका आंसर प्रवक्ता के हिसाब से देना है। सहायक प्रोफेसर के लिए आप जा रहे हैं तो उसका आंसर सहायक प्रोफेसर के हिसाब से देना है। कॉमन तरीके से मैंने एक यहाँ पर उत्तर आप सभी के लिए बनाया हुआ है, आप इसमें भी मॉडिफाई करके अपना एक उत्तर बना सकते हैं। आमतौर पर यह चेक करने के लिए पूछा जाता है कि इस पद के लिए आप कितना इच्छुक हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग प्रवक्ता सहायक प्रोफेसर बन जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे तो सिविल सर्विसेज में जाना था। अक्सर आप अपने दोस्तों के बीच में भी देखे होंगे, आमतौर पर इस तरीके के दोस्त आपको मिल जाते हैं। तो चूंकि इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे वाले भी आपको सामने लाना पड़ता है। अगर आपके मन में नहीं भी है, उसको बताना पड़ता है कि मैं इस पद के लिए तो
जन्म ही लिया था, इसी के लिए तो मैं बना था। इस टाइप की आपको बात करनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि हाँ, आप चतुर भी हैं। लिखित परीक्षा में तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, बातचीत करने में भी आप बहुत चतुर हैं। कई बार आप देखते हैं कि लिखित परीक्षा में बहुत लोगों के कम अंक रहते हैं, मतलब वो केवल क्वालिफाई भर रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो आप बता सकते हैं कि मैं प्रवक्ता या सहायक प्रोफेसर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में विशेष रुचि है। आज जो अगर कोई टीचर बन रहा है तो टीचर बनना सामान्य बात नहीं है, जीवन भर पढ़ना पड़ता है। जैसे हमें ही आप देख सकते हैं, शोध करना पड़ता है, आपको नई चीजों से जुड़कर रहना पड़ता है। अगर आप सही मायने में पढ़ा रहे हैं तो या पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे कि अध्ययन, अध्यापन और शोध विषय में विशेष रुचि है, इसलिए मैं आना चाहता हूं। और आप बताएंगे कि शिक्षा केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व और समाज के निर्माण का माध्यम भी है। इससे हम अच्छे देश को निर्मित कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आदर्श रूप में प्रस्तुत करनी है। व्यवहारिक रूप में तो सभी लोग जान रहे हैं कि क्या है। और ये भी है कि अगर जो पूछ रहा है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो पहला उत्तर तो यह है कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी लेना चाहते हैं। लेकिन नहीं, उसमें नौकरी को आपको सबसे पहले नहीं वो करना है, आपको एक आदर्शवादी टाइप का उत्तर देना है, जिससे लगे कि हाँ, ये व्यक्ति यथार्थवादी तो है ही, आदर्शवादी भी है। तो समाज, व्यक्तित्व इस निर्माण के लिए, और साथ में विषय हिंदी के ज्ञान, शोध अनुभव, शैक्षणिक प्रशिक्षण का उपयोग करके हम विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास करना चाहते हैं। और साथ में चूंकि हिंदी जैसे विषय को पढ़कर हम अपने साहित्य के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना चाहते हैं, यही मेरा लक्ष्य है। और इसको मैं केवल रोजगार के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं, इसको एक कर्म के रूप में देख रहा हूं कि मुझे कुछ काम मिल रहा है जो कि मैं सार्थक करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये बातें आपने तो बता दी, और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं वो आप जानते हैं, और जहां पर आप कार्यरत होंगे वहां के लोग जानेंगे। लेकिन एक आप उत्तर इस तरीके से तैयार करके जाएंगे, ठीक। अब मान लीजिए विशेष ध्यान क्या देना है। विशेष ध्यान इंटरव्यू के पहले, चूंकि नाम, पता, जन्म तिथि, जितनी चीजों के बारे में हमने बात किया वो आप ध्यान रखिए ही, लेकिन जब तक इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हो जा रहे हैं उसके पहले पूरा अपना हिंदी साहित्य का इतिहास हर एंगल से, जिसको आप लिखित परीक्षा के दौरान पढ़े ही थे, हिंदी व्याकरण भी पूरा रिवाइज करना है, जिसको आप परीक्षा के दौरान पढ़े थे, लिखित परीक्षा, तो बस रिवाइज करना है और एकदम कूल रहना है, शांत रहना है, परेशान होने की जरूरत नहीं। डेमो क्लास का कुछ आपको अभ्यास भी कर लेना है। कई बार जो वो सदस्य होते हैं उसमें से कोई एक बोल देता है कि आप थोड़ा सा पढ़ा कर दिखाइए, तो पहले से ही कोई विषय निर्धारित कर लीजिए, चाहे वो कविता का विषय हो, चाहे कहानी का विषय हो, ठीक है, एक निर्धारित कर लीजिए। और फिर कुछ कठिन शब्द हैं, शुद्ध अशुद्ध आप पढ़ते ही हैं, तो उसमें से जो प्रचलित कठिन शब्द हैं उनका भी अभ्यास कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में रखिए। कई बार एग्जाम पूछ दिया जाता है कि चलिए आशीर्वाद लिख कर दिखलाइए, तो वही देखना चाहते हैं कि आपकी लिखावट कैसी है, आपकी वर्तनी शुद्धि कैसी है, आप किस तरीके से लिख रहे हैं, एक बार में लिख रहे हैं कि 10 बार उसको मिटाकर लिख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो नॉर्मली यही सब इंटरव्यू में होता है, और जो विद्यार्थी एक से अधिक बार इंटरव्यू दे चुके होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पहली बार जा रहे होंगे उनके लिए दिक्कत है। और बाकी जो आपकी विशेष रुचि है, अगर आप गाना गाते हैं या फिर कोई आपके अंदर विशेष प्रतिभा है और कोई उसमें इंटरेस्टेड मेंबर्स ने पूछा कि चलिए आपका रिटेन में तो अच्छा नंबर है ही, इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप हम लोगों को क्या कुछ खास अलग से चीज बताना चाहते हैं, तो कोई अगर आपके पास प्रतिभा हो, कोई टैलेंट हो, तो उसको आप कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लिखित जैसी परीक्षाओं में इंटरव्यू का रोल होता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत हाई हैं तो फिर नॉर्मल इंटरव्यू भी होने पर आपका चयन होना तय है। मान लीजिए आप एकदम बॉर्डर पे हैं और इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा चला गया और सब कुछ जोड़ने के बाद भी हो सकता है कि आप अंदर ना आ पाए, लेकिन आपका एग्जाम में नंबर बहुत ज्यादा है और इंटरव्यू में मध्यम क्रम का है, तो आपका चयन हो सकता है। और अगर यूपी की हम बात करें तो जो अब तक की जानकारी है कि 30 नंबर के इंटरव्यू में 12 नंबर मिनिमम और 27 नंबर हाईएस्ट दिया जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब मैंने सुना भी है और
यूपी हायर इत्यादि टीजीटी पीजीटी इन सब के इंटरव्यू के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक, तो प्रवक्ता या सहायक प्राध्यापक साक्षात्कार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिन भी चीजों को हमने बतलाया हुआ है उसको आप एक गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में मानते हुए कि कोई हमारा व्यक्ति बतलाया है, ध्यान में रखिए, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी आत्मविश्वास के लिए ही तो जुड़े हुए हैं, बाकी तो चीजें आप एकदम से हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये मार्गदर्शन आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।